एसी ऑप्शन में। चलिए स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम नंबर 5 में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? पहला चैप्टर्स क्या है? रीऑर्डर लेबल मॉनिटरिंग, दैट इज कॉल्ड ROL। तो इसमें क्या सीखेंगे? इसका मतलब क्या है? रीऑर्डर। रीऑर्डर मतलब ऑर्डर कब हमें दोबारा देना है, दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर। लेवल मतलब सर स्टॉक का वो कौन सा लेवल हमें आइडेंटिफाई करना है जहां पे क्या करना है? हमें ऑर्डर अगेन देना है, उसका क्या करना? मॉनिटरिंग करना। तो क्यों मॉनिटरिंग किया जा रहा है? जिससे हमारे बिजनेस में स्टॉक आउट ना हो। स्टॉक आउट मतलब समझते हैं सर, कस्टमर आया बट स्टॉक नहीं है, या फिर हमारे बिजनेस में एक्सेस स्टॉक ना हो जाए। एक्सेस स्टॉक मतलब बहुत ज्यादा स्टॉक होने से भी क्या हो जाएगा सर? गुड्स एक्सपायरी हो सकता है, हमें स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, लाइक दिस। तो हमें उसकी मॉनिटरिंग टैली में कैसे सेटअप करना है वो हम लोग सीखेंगे चैप्टर नंबर 44। क्लियर है सबको? फिर आता है चैप्टर नंबर 45। इसमें सीखेंगे यूजिंग ऑल्टरनेट एंड कंपाउंड यूनिट फॉर स्टॉक आइटम्स। सर ऑल्टरनेट यूनिट मतलब सर अगर आप किसी भी स्टॉक को या किसी भी गुड्स को बेच रहे हो या तो पीसेस में या बॉटल्स में, या पीस में भी बेच रहे हो, बॉक्स में भी बेच रहे हो, तो आपको दो यूनिट बनाना पड़ेगा। एक पीस बनाना पड़ेगा और एक ऑल्टरनेटिव यूनिट उसका बॉक्स बनाना पड़ेगा। राइट? आइदर और या तो आप कस्टमर को पीस में बेचते हो या कस्टमर को पूरा बॉक्स में बेचते हो। और एक होता है सर कंपाउंड यूनिट, जहां पे बिलिंग दो यूनिट का होता है। मतलब इस तरीके से हो रहा है, 2 बॉक्स 10 पीस, मतलब इस बिलिंग में कितने यूनिट आ गए सर? 2 यूनिट आ गए। उसको बोलते हैं कंपाउंड यूनिट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड यूनिट। तो टैली में कैसे ऑल्टरनेट यूनिट बनाए एंड कैसे कंपाउंड यूनिट बनाए वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 45। ओके, राइट। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 46। इसमें क्या सीखेंगे सर? क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स। कभी बंजारी मार्केट गए हैं आप लोग? गए? वहां से कभी टॉयज वायज कोई भी स्टेशनरी सामान वगैरह? तो एकदम भूसे की तरह सामान भरे रहते हैं वो छोटे से शॉप में। और आप कोई चीज मांगोगे ना तो वो इतना टाइम लगा देंगे निकालने के लिए, और आप मांगोगे क्या, दिखाएंगे क्या सर? अगर आप कोई टॉयज वगैरह, सर क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं है। या बहुत से मेडिकल स्टोर में जब आप जाते हो, वहां से बोलते हो, मान लो कि मिस्टर एक्स है, उससे घर में बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन चल रहा है, कोई मेडिसिन एकदम इमरजेंसी है खिलाने के लिए, होता ना बीपी अप डाउन कुछ भी हो गया सर। वो मेडिकल स्टोर पे गया, बाजू वाले मेडिकल स्टोर पे, बोला भैया ये दवा है क्या? वो 15 से 20 मिनट टाइम लगाया, उसे बोला भैया लिखवा लो, मैं आज शाम तक ला के दूंगा। और यहाँ डॉक्टर बोल रखा है कि इनके पास केवल 15 से 20 मिनट का समय है, जल्दी से दवा लेके आइए नहीं तो काम। समझ पा रहे हो? तो उस बंदे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? सर क्यों ये मेडिकल स्टोर ने टाइम लिया? क्योंकि उसके मेडिसिन का प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हो रखा है। लेकिन आप लक्ष्मी मेडिकल स्टोर्स, जो बड़े बड़े मेडिकल स्टोर्स हैं आपके, हिमालय के हैं, इन सब के जब जाते हो वो ऐसे सर्च करते हैं या सिस्टम पे देखते हैं, विद इन अ मिनट बता देंगे। अगर दवा नहीं है तो वो भी बता देंगे आप। राइट सर क्यों? क्योंकि उसने अपने स्टॉक क्या किया है? प्रॉपर क्लासिफिकेशन किया है। तो आपको अगर प्रॉपर क्लासिफिकेशन आप स्टॉक का करते हो सर, तो आपको बिल्कुल जैसा कस्टमर जो चीज मांगेगा आप इंस्टेंटली उन्हें क्या कर सकते हो? दे सकते हो। तो टैली में कैसे करना है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टॉक आइटम्स, वो हम लोग इस चैप्टर्स में सीखेंगे। उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 47, एजिंग निकालना, एजिंग एनालिसिस ऑफ स्टॉक आइटम्स। सर एज निकालना किसका? स्टॉक आइटम्स का। सर कैसा? सर 4 टाइप का एज निकाल सकते हैं, 4 टाइप। सर कौन कौन से? सर किसी भी स्टॉक आइटम्स को परचेज किए कितने दिन हो गए हैं, किसी भी स्टॉक को मैन्युफैक्चरिंग हुए कितने दिन हो चुके हैं, किसी भी स्टॉक को एक्सपायरी हुए कितने दिन, मतलब ये एक्सपायर्ड हो गया कितने दिन हो गए एक्सपायर्ड हुए, और किसी भी स्टॉक को कौन सा स्टॉक कितने दिन में एक्सपायर्ड होने वाला है। इस 4 टाइप से क्या निकाल सकते हैं? एजिंग। एजिंग मतलब एज निकालना, मतलब समय निकालना सर। राइट सर, इसे निकाल के होगा क्या सर? जो स्टॉक आइटम एक्सपायर्ड होने वाला है उसे आप क्या कर सकते हो? जल्दी से जल्दी सेल करके एक्सपायर होने से बचा सकते हो। राइट
ठीक है, दैट इज कॉल्ड एजिंग एनालिसिस। आप किसी भी प्रोडक्ट में देखते होगे उसमें लिखा रहता है, कोई भी खाने पीने का प्रोडक्ट कुछ भी देखिए, उसके बैक साइड में देखिए लिखा रहेगा बैच नंबर या लॉट नंबर लिखा रहेगा, उसी के जस्ट नीचे क्या लिखा रहता है, एमएफजी डेट या ईएक्सपी डेट। ईएक्सपी मतलब राइट। तो सर टैली में ये सिस्टम कैसे जनरेट करें वो हम लोग सीखेंगे किसमें, एजिंग एनालिसिस ऑफ स्टॉक आइटम्स, मेंटेनिंग बैचेज। ओके सर। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल गोडाउन एंड या स्टॉक लोकेशन। सर गोडाउन और लोकेशन एक ही वर्ड है। अगर आपके टैली में बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन या गोडाउन पहले से बना रहता है, तो अगर आपके बिजनेस में एक गोडाउन है तो कोई टेंशन नहीं है, वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट टैली में गोडाउन में जा रहा है। लेकिन अगर आपके एक से ज्यादा गोडाउन है तो आपको लोकेशन या गोडाउन क्या करना होगा, मेंटेन करना होगा, टैली में क्रिएट करना होगा। और गोडाउन में क्या होता है सर, इंटर गोडाउन ट्रांसफर होता है, मतलब एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में गुड्स जा रहा है, दूसरे से तीसरे में जा रहा है, राइट। तो आपको पता होना चाहिए हमारे किस गोडाउन में कितना प्रोडक्ट बचा है। कभी बड़े बड़े शोरूम में जाते हो, आपसे पूछते हैं, जैसे मैं एक बार लोटस में गया था, तो मान लो मुझे कोई सामान उनके यहाँ से लेके कहाँ देना था सर, भिलाई में देना था, राइट। लोटस में जब गया बिलिंग हुए, बोले सर ये कहाँ पे देना है, तो मैं बोला भिलाई देना है, तो बोले सर मैं फिर भिलाई के ब्रांच से भिजवा देता हूँ आपको, यहाँ से आप लोगे, बिलिंग आप यहीं करा लो, लेकिन डिलीवरी कहाँ से करवा देते हैं, भिलाई से करा देते हैं। समझ पा रहे हो बात को? इसको डिपो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, डिपो बोलते हैं ना, मेरे ये से डिपो में रखा हुआ है। हाँ, लेकिन बहुत से शॉपकीपर डिपो बोलते हैं लेकिन एक्चुअल में उनका डिपो नहीं होता है। बोलते सर बैठिए मैं डिपो से मंगवा दे रहा हूँ, वो डिपो से नहीं मंगवाते हैं सर। यस, देखो एक्सपर्ट बैठे हमारे एक से सर, दूसरे शॉप से मंगाते हैं, लेकिन आपको ये थोड़ी ना बोलेंगे कि मेरे पास सामान नहीं है, मैं दूसरे जगह से खरीद के आपको दे रहा हूं। वो क्या बोलते हैं, आप बैठिए सर गोडाउन या डिपो से मंगा के दे रहे हैं। तब तक वो अपने स्टाफ बोलते हैं जाओ लेके आओ डिपो से, और डिपो मतलब समझ ही जाता है कहां से लेके आना है, राइट। तो सर कैसे करना है गोडाउंस, मल्टीपल गोडाउंस एंड स्टॉक लोकेशन, ये हम लोग चैप्टर नंबर 48 में सीखेंगे। एंड 49 जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, मैन्युफैक्चरिंग वाउचर टाइप्स। सर मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री कैसे होती है, एक होता है आपका ट्रेडिंग फर्म जहां पे सामान खरीद के बेचा जाता है, और एक होता है मैन्युफैक्चरिंग फर्म जहां सामान बनाया जाता है देन बेचा जाता है। तो अकाउंटेंट लोग ट्रेडिंग फर्म की अकाउंटिंग करने में कंफर्ट फील करते हैं कि बस खरीदने की एंट्री, बेचने की एंट्री। कि जहां मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है वहां पे क्या ले लेते हैं सर, बैग गियर ले लेते हैं, क्योंकि उसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है। रॉ मटेरियल कितना आया, कितना फिनिश गुड्स बनने में कंज्यूम हुआ, ये सारी चीजें हमें क्या करना होता है अकाउंटिंग में, मैनेज करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में ये सारी कला हम लोग सीखेंगे सर, कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म की अकाउंटिंग कैसे किया जाता, राइट। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 50, दैट इज व्हाट, दैट इज द कॉस्ट सेंटर। सर क्या है ये कॉस्ट सेंटर? सर कॉस्ट सेंटर्स मतलब किसी भी पर्टिकुलर टास्क या प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकालना। आपके बिजनेस में कई प्रोजेक्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, जैसे अविनाश ग्रुप का एक प्रोजेक्ट चल रहा है या कई चल रहा है, कई चल रहा है। वालफोर्ड का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कई प्रोजेक्ट चल रहा है, कई प्रोजेक्ट चल रहा है। ऐसा कई जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, तो वो लोग को ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए कि इस प्रोजेक्ट में मेरा कितना खर्च हुआ, इस प्रोजेक्ट में चाहिए कि नहीं चाहिए सर? सर एक तो ओवरऑल तो चाहिए कि हम पूरे साल में कितने का कॉस्टिंग हमारी आई और कितना सेल किया, कितना प्रॉफिट लॉस, और एक साथ ही साथ ये भी देखना होता है कि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, सारे प्रोजेक्ट में कितनी कॉस्टिंग लगी, प्रोजेक्ट ए में कितनी कॉस्टिंग हुई, सेल कितने का हुआ, प्रोजेक्ट बी में कितने का कॉस्टिंग आई, सेल कितने का हुआ। तो वो सिस्टम कैसे जनरेट होता है सर, कॉस्ट सेंटर। वो जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबके क्या बनाएंगे, कॉस्ट सेंटर बनाएंगे। सारी बात समझ में, जिससे उन्हें पता चले कि भाई हमारे इस लोकेशन का, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, एंड प्रोजेक्ट का कॉस्ट इतना है, राइट। ओके सर। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 51। सर क्या है ये, कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कैटेगरी। सर ये क्या है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कैटेगरी? सर कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कैटेगरीज का यूज हम लोग इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लो हमें मतलब रिपोर्ट जो चाहिए वो डबल लेयर में चाहिए। सर डबल लेयर मतलब एक हो गया सर सिंगल लेयर, इस कॉस्ट का कितना, इस सेंटर का कितना कॉस्ट आया, इस प्रोजेक्ट का कितना कॉस्ट आया, ये हो गया सर, दिस इज अ सिंगल लेयर रिपोर्टिंग।
डबल लेयर मतलब अगर हम इस तरीके से रिपोर्ट चाहते हैं, जैसे मान लो हमारा काम मार्केटिंग करवा के कोई चीज बेचना है, तो कौन सा बंदा किस एरिया में कितना प्रोडक्ट सेल कर रहा है, मतलब दो रिपोर्ट हो गया सर, कौन सा बंदा कितना सेल हो रहा है, किस एरिया में कितना सेल हो रहा है। अगर आप कोई चीज सेल करते हो तो आपको दो चीजें जाननी पड़ती है, एक जो बंदा सेल कर रहा है मतलब आपका मार्केटिंग वाला बंदा वो कितना दमदार है, और कौन सा एरिया है जहां पे हमारा प्रोडक्ट का डिमांड। समझ पा रहे हो बात को? तो सर वो किसके हेल्प से होता है, कॉस्ट सेंटर ग्रुप एंड कैटेगरीज के हेल्प। फिर आता है आपका क्या सर, जॉब कॉस्टिंग। क्या आता है, जॉब कॉस्टिंग। सर जॉब कॉस्टिंग मतलब, जॉब कॉस्टिंग मतलब हम्म, जॉब कॉस्टिंग, हाँ हाँ, इम्प्लॉइज और सैलरी देना, वेरी गुड, और सैलरी देना, और ये आप लोग अपने पास रखिए जिससे आप लोग का भी साउंड आता रहे। यस, और मीका अपने पास रखो या जो जिसको भी आंसर है। और बताइए, मेंटेनेंस चार्ज, वेरी नाइस, और आपका नाम क्या आपने बताया, हाँ, मनीष, एंड आप दिव्या, मनीष एंड दिव्या। मनीष बताओ क्या लग रहा है जॉब कॉस्टिंग मतलब, गेस करो, गेस, गेस करिए। अच्छा, जिनके पास माइक रहेगा एक वैधानिक चेतावनी है, जिनके पास माइक रहेगा, जैसे कल के बैच में क्या किए, माइक उनके पास था, अब सर यंग एज है, टीनेजर से न जाने क्या बात कर लिए, उसके बाद मेरे केबिन में आए, बोले सर ये वीडियो अपलोड मत करना, कुछ बात ऐसा हो गया है कि वो रिकॉर्ड हो गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। माइक के साथ क्लास में ये सब चीजें बातें नहीं, नहीं पता, फालतू वीडियो अपलोड हो जाएगा, मैं चेक नहीं करता, मैं डायरेक्ट यहाँ से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाता है। सारी बात समझ में, तो इस चीज का आप क्या करेंगे, सावधानी, सामाजिक बातें मत कर लीजिएगा, नहीं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे उसमें, अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो बताइए जॉब कॉस्टिंग मतलब, दिव्या नहीं, अच्छा सैलरी बोल दी आप लोगों ने, सविता नहीं, अच्छा कसम खा ली कि आप बोलेंगे तो सही बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे आप। ठीक। सर जॉब कॉस्टिंग मतलब होता है कि आप अगर किसी का, जैसे हमारे यहाँ मैं इंटीरियर डिजाइनर को बुलाया कि भाई आपको ये रूम इंटीरियर करना है, तो बंदा या बंदी क्या करेगी सर, इस जॉब को करने में, परफॉर्म करने में उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, वो क्या निकालेगी, जॉब की कॉस्टिंग निकालेगी। ये जॉब सैलरी वाला जॉब नहीं है, किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में जो भी आपकी कॉस्टिंग आ रही है उसे निकालना क्या कहलाता है, जॉब कॉस्टिंग। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि सर मटेरियल विद मटेरियल करना है या विदाउट मटेरियल। समझ पा रहे हो, सो विद मटेरियल मतलब, अरे ध्यान कहाँ है, बंद करिए सोशल मीडिया, बंद करिए प्लीज। तो विद मटेरियल मतलब सामने वाला मटेरियल भी लगाएगा और आपके डिजाइनिंग भी करेगा। विदाउट मटेरियल मतलब आपसे वो सामान बोलेगा लाके दीजिए, हम इसको डिजाइन। तो इंटीरियर डिजाइनर जिस उस काम को करने में जो भी कॉस्टिंग है, दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। आपको बता दो बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं जो जॉब कॉस्टिंग के बेसिस पे वर्क करती हैं, जैसे पार्ले जी ग्रुप, ये जो बिस्किट बनाती है, आपको क्या लगता है वो फैक्ट्री की जगह डाल रखे हैं या जॉब के बेसिस पे करते हैं, सर जॉब के बेसिस पे करते हैं। सर टेस्ट फिर कैसे एक आ जाता है, वो क्या करते हैं, कई जगह जॉब कॉस्टिंग कई जगह दे रखे हैं, राइट। तो सर क्या होता है, जैसे मेरे पास एक बंदा है, बोला सर मुझे 4-5 अकाउंटेंट चाहिए, मतलब क्या, बोला सर पार्ले जी बिस्किट की फैक्ट्री में काम करना रहता है उसमें। बोला आप पार्ले जी कंपनी से हैं, बोला नहीं सर हम लोग को पार्ले जी बिस्किट ने क्या दे रखा है, जॉब दे रखा है। बोला उनसे पूछा कि भाई फिर ये बताओ मेरे को कि फिर बिस्किट का टेस्ट कैसे एक आता है ऑल ओवर इंडिया, कहीं भी खाओगे टेस्ट एक आता है या अलग अलग आता है, एक आता है। तब उसने बताया सर क्या होता है कि मशीनरी वगैरह वो सप्लाई करते हैं, हमें पेमेंट करना होता है, सप्लाई मशीनरी वो करते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं मटेरियल्स है वो कौन सप्लाई करता है, सेम करता है। इवन कि जो कुक होते हैं वो उनके द्वारा ट्रेंड करके भेजे जाते हैं। तो सारी चीजें क्या रहती हैं सर, सेम रहती है, इसलिए टेस्ट भी क्या रहता है, सेम। जैसे लक्स कंपनी है जो गारमेंट्स अंडर गारमेंट्स वगैरह बनाती है, क्या है सर, ये सर जॉब के बेसिस पे वर्क करते हैं, इनकी फैक्ट्री वगैरह ऐसा कुछ नहीं है सच, राइट।
तो दैट इज कॉल्ड जॉब कॉस्टिंग। किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में जो भी कॉस्ट आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, जॉब कॉस्टिंग। वो हम लोग इस मेथड से, राइट। नेक्स्ट, यूजिंग डिस्काउंट, एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी एंड फीस। आप देखिए बहुत से बिल रहते हैं, बिल्स में लिखा रहता है एमआरपी। जैसे आप जब जाओगे डीमार्ट में 10,000 की शॉपिंग करोगे, लेकिन वो लास्ट में आपको ऐसा मैसेज आपके बिलिंग में करते हैं, यू सेव 3,500। बस सर एमआरपी रहता है, बगल में डिस्काउंट रहते हैं, राइट। और लास्ट में क्या एक मैसेज रहता है, यू सेव। ऐसा मतलब ऐसा फील कराते हैं कि आप 10,000 खर्च यहां करके नहीं गए हो, 3,000 बचा के आए। तो मिड क्लास फैमिली या मेंटालिटी भी यही सोचता है कि चलो 3,000 बचा के आए हैं, इसलिए एकदम भीड़ क्या करते हैं सर। लेकिन सर ये क्या है, एक तरीके का सर हम 10,000 की शॉपिंग इसलिए जाते हैं, 2-3 बेनिफिट्स के लिए जाते हैं सर, डी मार्ट, बिग बाजार, ये सब जगह। सर क्यों? सर पहला कि सारी सामान एक जगह मिल जाए। दूसरा सर ना मतलब घुसते ही एक फ्रेश फीलिंग आता है, एक अच्छा हैप्पी फीलिंग आता है। मतलब गए थे एक सामान खरीदे, लेकिन हर जगह जो डिस्काउंट का मेला लगा हुआ है ना, कि वो हमें अट्रैक्ट करता रहता है। ये भी खरीद ले, वो भी खरीद, मतलब सोचते हैं मतलब एक जैसे आप बगल जनरल स्टोर में जाओगे तो अपना सामान लिस्ट लेके जाते हो, और सोचते हो 10 सामान का घर से लिस्ट मिला तो 5 सामान लेके काम निपटा ले, खर्च ना कर। लेकिन वहां जाओगे तो लिस्ट मिला रहेगा 5 सामान का, लेकिन आप सोचोगे 15 सामान खरीद ले, राइट। तो कंपनियां क्या देती है, वो लोग वो ऑफर देती है। तो सर एक हमें बिलिंग में डिस्काउंट का कॉलम, जबकि आपको बता दो सर डी मार्ट से सामान खरीदना या इन सब मल्टीप्लेक्स, इनसे मल्टी स्टोर से सामान खरीदना ज्यादा कॉस्टिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर आप जो 500 का सामान यहाँ खरीद के महीने भर का काम चला लेते थे, यहाँ जाओगे तो 2,000 खरीदोगे। सर यहाँ 100 ग्राम का बॉटल खरीदोगे, लेकिन यहाँ क्या खरीद लोगे डिस्काउंट चक्कर में, 2 लीटर का बॉटल। अब समझो मान लिया ऑयल ले लिया सर, अब सब्जी में डालना है, ध्यान से समझना है सर कहाँ पे हम लोग लॉस खा रहे हैं। सर सब्जी में तेल डालना है, आप अपने घर में कभी किचन में छोटा बॉटल देना 100 लीटर, तो उस हिसाब से उसका माउथ रहेगा, ओपन रहेगा, थोड़ा सा गिरेगा। लेकिन 2 लीटर का बॉटल डालोगे तो क्या होगा सर? तो जो सॉप हम छोटा सा लगाते हैं सर, थोड़ा सा वो गलता, लेकिन यहाँ डिस्काउंट चक्कर में इतना बड़ा सॉप लेके, समझ रहे हो सर, आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा सर। तो लिखा तो रहता है यू सेव, लेकिन एक्चुअल में यू डोंट सेव। सारी बात समझ गए सर। तो उनके में एक कॉलम रहता है डिस्काउंट का, तो हम अपने बिलिंग में डिस्काउंट का कॉलम कैसे लगाएं सर, वो किसमें, इस चैप्टर में सीखेंगे। और एक होता है एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी, बाई 2 गेट 3, बाई 2 गेट 4। ऐसा देखा आपने? अब तो कुछ कंपनियां हद कर दी हैं, बाई 2 गेट 6। क्लब फॉक्स, सिटी सेंटर मॉल गया, एक क्लब फॉक्स का शोरूम कपड़े के, उसमें लिखा था बाई 2 गेट 6। मिडिल क्लास मेंटालिटी घुस गया सर, 2 जींस लिया और 6 जींस मिल गया सर, ठीक। और जींस को देखा, हाँ कंफर्ट है, तो घर लेके आया, मेरे पास एज इट इज 6 जींस ऐसे पड़े पड़े हैं सर। तो पहले दिन जींस पहना उसका, तो जब वो थोड़ा स्ट्रेचेबल था, तो जब मैं बैठा और उठा तो देखा स्ट्रेच तो हुआ, लेकिन फिर वो स्ट्रेच पे स्पॉट आना चालू हो गया। समझ पा रहे हो? ऐसे किसी को नोचे और ये चीज फूला का फूला रह गया, आज तो गड़बड़ हो गया। मतलब 6 के 6 जींस यूज किए, 6 के 6 जींस में ये स्थिति से, और इतना अनकंफर्ट फील होने लगा कि वो बाई 2 गेट 6, बट आई डोंट यूज एनी वन। सारी बात समझ में सर। तो ये कंपनियां है सर, बाई 2 गेट 6। तो हम एक्चुअल, इसको बोलते हैं एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी। बिल्ड कितने की हुई सर? 2 की, लेकिन एक्चुअल स्टॉक से कितना गया? 6। तो हम अपने बिलिंग में एक्चुअल क्वांटिटी एंड बिलिंग क्वांटिटी का सेपरेट कॉलम कैसे बनाए, वो इस चैप्टर में सीखेंगे। एंड द लास्ट वन इज द फ्री सैंपल। सर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, फ्री में ले जाओ सैंपल के रूप में। तो जैसे जैसे सर एमआर वगैरह देखे हो आप लोग, मेडिकल लिखने, वो डॉक्टर के केबिन में जाते हैं, फ्री में सैंपल ऐसे छोड़। बुक्स वगैरह आते हैं सर हम लोग के पास, बुक्स को सैंपल के रूप में ऐसे छोड़। तो कुछ खरीदा क्या किसी ने? नहीं। तो फ्री सैंपल की बिलिंग अकाउंटिंग कैसे करें,
वो हम लोग इस चैप्टर में, दैट इज द चैप्टर नंबर 53। और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 54, प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल। तो प्राइस की लिस्टिंग करना, अपने स्टॉक की लिस्टिंग करना, लेवल बनाना कि 10 केजी तक खरीदोगे तो ये रेट रहेगा, मान लो बासमती राइस 10 से 20 केजी खरीदोगे तो ये रेट रहेगा, 20 से 100 केजी खरीदोगे तो ये रेट रहेगा। जैसे आप डीमार्ट वगैरह में जाते हो तो क्या सब प्राइस का लेवलिंग किया गया है, जैसे ही वो 50 केजी लिखेंगे तो वो डिस्काउंट ऑटोमेटिकली ले लेगा 50 केजी के बेसिस पे, 20 केजी लोगे तो 20 केजी के बेसिस पे, क्योंकि वो ऑलरेडी क्या है, सारी चीजें फिटेड है, ठीक है। वो मैन्युअली ऐसे डिस्काउंट या नहीं डालते सर, वो ऑटोमेटिकली डिस्काउंट क्या हो जाता है, सिस्टम में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड प्राइस लिस्ट एंड प्राइस लेवल। फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 55, POS, पॉइंट ऑफ सेल्स। फिर ये क्या है सर, जितने भी सुपरमार्केट हैं वो जो सेल्स बिल निकालते हैं वो कौन से मेथड से निकालते हैं, पॉइंट ऑफ सेल्स। कभी आप लोग पासबुक देखना, उसमें लिखा रहेगा POS शॉपिंग, राइट। सर ये कौन सा मेथड, ये एक ऐसा मेथड है बिलिंग का जहां मल्टीपल पेमेंट ऑप्शंस दिख जाता है। जैसे 10,000 की बिलिंग हुई तो कितना कैश के थ्रू पेमेंट किया, कितना चेक के थ्रू पेमेंट किया, कितना आपने जो है गिफ्ट वाउचर्स कितने का आपने यूज किया। गिफ्ट वाउचर मतलब आपको कहीं से गिफ्ट वाउचर मिला, आपने दिखाया, उतना पैसा क्या हो गया, कम हो गया। तो ये ऑप्शन हमें कौन से बिलिंग में मिलता है सर, मल्टीपल पेमेंट का ऑप्शन POS। एंड चैप्टर नंबर 56, मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स एंड लोगो प्रिंटिंग। तो मेलिंग डिटेल्स मतलब एड्रेस। सर हमारे भी कई एड्रेस हो सकते हैं, हमारे मतलब बिजनेसमैन के भी और हमारे कस्टमर के भी कई एड्रेसेस हो सकते हैं। कस्टमर एक है लेकिन एड्रेसेस क्या है, कई हैं। कभी वो बोलता है कि हमारे बिलासपुर ब्रांच में गुड्स भेज दीजिए, कभी बोलता है हमारे भिलाई में भेज दीजिए, कभी बोलता है ये गुड्स हमारे नागपुर ब्रांच में भेज दीजिए। तो क्या यहाँ 3 कस्टमर का लेजर बनाने की जरूरत है? नो सर, कस्टमर एक ही रहेगा लेकिन उसका एड्रेस 3 बनाना पड़ेगा सर, मल्टीपल। जब वो बोलता है बिलासपुर तो बिलासपुर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली आ जाए, जब वो बोलता है भिलाई तो भिलाई वाला एड्रेस आ जाए, जब बोले नागपुर तो नागपुर, रायपुर बोले तो रायपुर। तो हम कैसे मेलिंग डिटेल्स मल्टीपल अपने कस्टमर का बनाए, और अपनी कंपनी की भी कई एड्रेसेस है। कभी हम नागपुर ब्रांच से अपने भेज सामान गुड्स डिस्पैच कर रहे हैं, जैसे मैंने लोटस का बताया, बिलिंग सर वहां हुआ लेकिन डिस्पैच कहां से हो रहा है सर, भिलाई में। तो कोई कंपनी अपना मेलिंग डिटेल्स मल्टीपल कैसे बनाए वो यहां सीखेंगे। और एक होता है लोगो प्रिंटिंग। लोगो प्रिंटिंग, लोगो क्या होता है सविता? अरे वाह, नहीं मैं इसलिए आपको वो कर रहा हूँ, मुझे लगा ऐसा होगा कि ये लोग जो होते हैं सर ज्यादा हो जाएंगे तो लोगो हो जाएंगे, वैसा मत आंसर दे देना। लोगो मतलब सर मार्क, मार्क, ट्रेड मार्क, राइट। दिस इज व्हाट, इसमें कहीं लोगो दिख रहा है आप लोग को? यस सर, पहली का यस, अरे मेरा नाम ले लेते, देख रहे हैं अल्फा तो बोले सर, अल्फा भी है, पहली का भी है। यस। अरे मैं तो इस उम्मीद से दिखाया, तुम इस कंपनी का प्रचार कर रहे हो। सर लोगो प्रिंटिंग, तो हम अपने बिलिंग में लोगो का प्रिंटिंग कैसे करें, राइट। आप देखते हो बिलिंग्स में क्या रहता है सर, लोगो रहता है। तो वो हम लोग ये सिस्टम 56 में, चैप्टर नंबर 56 में। सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉल्यूम नंबर 5। अब आते हैं हम लोग वॉल्यूम नंबर 6 में। वॉल्यूम नंबर 6, सर इसमें क्या है सर, बस इसमें इतने ही चैप्टर। एक्चुअली ये वाला जो चैप्टर है ना, बड़ा काफी बड़ा चैप्टर, करीब 60 पेजेस का ये नोट्स है, 60 पेजेस का चैप्टर। कम तो है लेकिन कंटेंट कम नहीं है। देखिए क्या है इसमें सर, चैप्टर नंबर 57 में क्या सीखेंगे, प्रिंटिंग रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स। आप अपने डॉक्यूमेंट जैसे सेल बिल हुआ, लेजर, तो कोई भी प्रिंट करना है तो किस किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। आप देखोगे सुपरमार्केट वगैरह में जो बिलिंग्स होता है इतने छोटे रील्स में, कोई इतने छोटे में बिल निकाल रहा है, कोई A4 साइज में निकाल रहा है, आदि बात में किसी के बिल्स में डुप्लीकेट लिख के आ रहा है, किसी में ट्रिप्लीकेट लिख के आ रहा है, किसी के बिल में ओरिजिनल लिख के आ रहा है, सारी बात समझ में। किसी के बिल में सर बिल फॉर बायर्स लिख के आ रहा है, किसी में बिल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर ट्रांसपोर्टर, फॉर बायर्स, ऐसा लिख के आ रहा है।
तो ये प्रिंटिंग का डॉक्यूमेंट, प्रिंटिंग रिपोर्ट्स को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, किस किस तरीके से, रिपोर्ट्स एंड डॉक्यूमेंट्स का, वो हम लोग किस चैप्टर में सीखेंगे, चैप्टर नंबर 50। उसके डायमेंशन को सेट करना, क्या चीज लिख के आना है, उसका नाम टैक्स इनवाइस लिखना है कि सेल्स इनवाइस लिखना है कि सेल्स बिल लिखना है, जो आप चाहो उसके टाइटल नेम को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। फिर आता है चैप्टर नंबर 58, दैट इज एक्सपोर्टिंग डेटा एंड रिपोर्ट टू बी व्यूड और एडिटेड। तो टैली में जितने भी रिपोर्ट्स हैं, डेटा है, उसे क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे एक्सपोर्ट मतलब, जैसे हमारे पास मान लो किसी का लेजर है, उसे मेल करना है तो उसे एक्सपोर्ट करेंगे किस फॉर्मेट में, पीडीएफ में भी कर सकते हैं, जेपीजी में कर सकते हैं। आ रही बात समझ में, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया उसको एंड पीडीएफ को मेल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्टिंग। आप अपने रिपोर्ट्स को कई फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जेपीजी में कर सकते हो, एक्सएमएल में कर सकते हो एक्सपोर्ट, एंड आप उसको पीडीएफ में कर सकते हैं, एक्सेल में कर सकते हैं सर। जैसे हमें कोई रिपोर्ट बनाना है, तो पहले मान लो बैलेंस शीट का रिपोर्ट बनाना है सर, तो पहले हम बैलेंस शीट को एक्सपोर्ट करेंगे किसमें, एक्सेल में, एंड अपने हिसाब से क्या बनाएंगे, रिपोर्ट्स बनाएंगे। तो टैली में कैसे एक्सपोर्ट, डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है, कैसे देखना है, वो सारी चीजें। एडिटेड सर पॉसिबल है ओनली किस फॉर्मेट में सर, एक्सेल में। किसमें पॉसिबल है, एक्सेल में। सर पीडीएफ में पॉसिबल नहीं है। पीडीएफ के लिए फिर आपको क्या करना होगा, पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर, ये मतलब नॉर्मली जो एडिटेबल है वो क्या है सर, एक्सेल, राइट। तो चैप्टर नंबर 59 में सीखेंगे एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग डेटा यूजिंग, सर इसमें भी एक्सपोर्ट, इसमें भी सर, ये रिपोर्ट की बात कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, टैली के डेटा का। जैसे मान लो, जैसे मैंने कल बताया था, एक कंपनी से कई इयर्स का डेटा है, 10 इयर्स का, उसकी अकाउंटिंग चल रही है, तो हमारे स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, ये बगल वाले रूम में बैठ के ईयर वाइज अकाउंटिंग करते हैं। अब हम लास्ट में क्या करेंगे सर, सारे स्टूडेंट से, कोई 2014-15 कर रहा है, कोई 15-16, कोई 16-17, कोई 17-18, सारे डेटा को एक कंपनी में क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, इंपोर्ट। सारा डेटा क्या हो जाएगा, एक जगह। दिस इज कॉल्ड इंपोर्टिंग ऑफ टैली। आ रही बात समझ में। तो यहाँ इंपोर्टिंग किसकी बात हो रही है, इंपोर्टिंग सब टैली डेटा की, राइट। एक्सपोर्ट करना सर, जैसे मान लो एक कंपनी बनाए हैं, उसमें 100 लेजर है और एक दूसरी कंपनी बनाना है, उसमें भी लगभग लगभग यही सारे लेजर ही बनाने हैं, तो हम 100 लेजर उस कंपनी में बनाएंगे नहीं सर, इसी कंपनी के डेटा को एक्सपोर्ट करके उस कंपनी में क्या कर देंगे, इंपोर्ट कर देंगे। तो ऑटोमेटिकली, नहीं कॉपी पेस्ट नहीं, इंपोर्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे लेजर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे सर, यहाँ पे यू कैन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, राइट, ऑफ टैली डेटा। फिर आता है आपका बैकअप एंड रीस्टोर ऑफ डेटा। सर आप अपने टैली डेटा क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बैकअप बना सकते हैं सर। क्यों, कि कभी भी अगर आप नेक्स्ट डे आए और अपना लैपटॉप या सिस्टम चालू किए और सिस्टम चालू नहीं हुआ, तो आपका डेटा लूज ना हो जाए सर, खराब ना हो जाए, बर्बाद ना हो जाए, पता चला कि अरे सिस्टम खराब, तो डेटा कहाँ रखा है, सिस्टम में। लेकिन आप बैकअप करके उसको मेल में डाल देते हैं, कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में रख लेते हैं, गूगल ड्राइव में रख लेते हैं, तो यू आर इन अ सेफ प्लेस। इसलिए हर कंपनी क्या करती है सर, अपने डेटा का बैकअप टाइमली बेसिस पे लेती रहती है, कि कभी भी डेटा करप्ट हो जाए तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे पास क्या रहे, बैकअप। ओके, तो हम कैसे बैकअप करेंगे, और हमारा डेटा अगर करप्ट हो जाए तो उस डेटा को हम, बैकअप डेटा को कैसे रीस्टोर करेंगे, राइट। एंड द लास्ट वन इज द पेरोल। फिर इसका मतलब, पेरोल मतलब बताइए, पेरोल मतलब कोई भी, नो वन, अंदाज कुछ एस्टिमेट भी नहीं कर पा रहे, गेस भी नहीं सर। एक होता है सैलरी देना, क्या होता है सर, छोटे फर्म में सैलरी, और थोड़ा बहुत खुश हो गया तो इंसेंटिव, दो ही चीज मिलते हैं सर। प्राइवेट फर्म में छोटा मोटा अगर फर्म है, जैसे मेरा छोटा मोटा इंस्टीट्यूट है, हम अपने एम्प्लॉय क्या देंगे, सैलरी, थोड़े बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो उसको क्या दे दिया, थोड़ा सा इंसेंटिव,
और दिवाली होली आ गया तो एक छोटा सा हल्दीराम का सोन पापड़ी। राइट। जो पैकेट इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से, अब समय आ गया, मैं अभी डीमार्ट गया था, मैं हल्दीराम की सोन पापड़ी देखा, मुझे याद, ये क्या होता है सर, स्विच होता रहता है, राइट। तो ये सोन पापड़ी से बस। लेकिन सर जो बड़े फर्म है वो केवल सैलरी नहीं देते, सैलरी देते हैं सर, इंसेंटिव भी देते हैं, बोनस भी देते हैं, अलाउंसेस मिलता है, तमाम तक ट्रेवलिंग अलाउंसेस, जीएनएस अलाउंसेस, घर पे रहने के लिए एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंसेस, परक्यूजिट्स देता है सर, कई सुविधाएं देता है आपको, बात करने के लिए फोन दे दिया, कार, ऑफिस से घर आने के लिए कार दे दिया, ड्राइवर दे दिया, दैट इज ऑल परक्यूजिट्स। प्लस आपके पेंशन वगैरह देता है, ग्रेचुटी देता है सर आपको, हाँ, प्रोविडेंट फंड, पीएफ वगैरह देता है, ईएसआई वगैरह करता है सर। जैसे देखते हो ना कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, आफ्टर 60 ईयर्स एकाएक देखना झोपड़ी पे रहता है, एकाएक जाओगे कुछ साल बाद देखोगे अरे 4 मंजिला घर बन गया। भैया कहां से पैसे मिले आपको? कुछ नहीं, वो रिटायरमेंट का फंड मिला है। क्या मिला? पीएफ का फंड मिला। वो एक ह्यूज अमाउंट मिलता है, छोटा 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 बूंद से क्या भर जाता है, घड़ा भर जाता है। तो वो घड़ा मिलता है तो उससे क्या बन जाता है, समझ पा रहे हैं? तो इस सिस्टम में अगर हम सबकी अलग अलग एंट्री करेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी एंट्री हो जाएगी। तो इसके लिए कौन सा सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है? पेरोल। क्या सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है? पे, जो हम लोग चैप्टर नंबर 61 राइट। तो ये रहा कौन सा वॉल्यूम सर? वॉल्यूम नंबर 6 और आज का लास्ट वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम नंबर 7। सर ये क्या है वॉल्यूम नंबर 7? ये लास्ट है सर, लास्ट। अच्छा मैंने हर पेज में ये दिया है, वॉच अस ऑन यूट्यूब, ठीक है, देख तो लेते हो, करते लाइक, वेरी गुड। अच्छा मतलब 2 3 5 लाइक में आपका ही नाम रहता है मतलब ऑलमोस्ट, बाकी लोग आप ही करते हो, वेरी गुड। थोड़ा सा किया करो। आप देखना कोई भी वीडियोस में अपलोड करता हूँ रात को 11:30 12, मतलब यहाँ से थक चूर के जाता हूँ, उसके बाद घर पे खाना खाता हूँ, थोड़ा सा आधे घंटे फैमिली के साथ बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, उसके बाद जब बेड पे जाता हूँ तो सर यही चीज करता हूँ आपके लिए, उसके मतलब वीडियोस का शेड्यूलिंग करना, वीडियोस का घर, क्योंकि लेट के बेड पे मोबाइल के थ्रू करता हूँ। और जब आप लोग 2 4 जो है वो कर देते हो लाइक्स, तो मेरा मनोबल क्या हो जाता है। अदरवाइज वी आर नॉट कमिटेड, आप तो पैसा दे दिए सर जो देना था, वी आर नॉट कमिटेड कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज, ये हम अपनी इच्छा से देते हैं, इस उम्मीद से देते हैं कि सबका साथ सबका विकास। हमारे भी इंस्टीट्यूट का नाम होगा, हम भी विकास होंगे, आपकी ट्रेनिंग अच्छी होगी, आप अच्छे से सीखोगे तो आपका विकास होगा। तो आप सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, लेकिन सबका प्रयास नहीं। प्रयास हमारी तरफ से हो रहा है लेकिन आप लोगों से। दो प्रयास करना है, इन लाइव क्लासेस का रिकॉर्डेड लेक्चर को आपको देखना है, रिवीजन करके आना है, इसका यूज करना है। पता चला आउटसाइडर यूज कर रहे हैं लेकिन हमारे यहाँ के लोग यूज नहीं कर पा रहे, जिससे आप नेक्स्ट क्लासेस में कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको क्या करना है, बात करनी। कन्वर्सेशन से ही आपका कॉन्फिडेंस जनरेट होगा, जिससे जैसे कुछ लोग बोले सर हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, क्यों सर? उन्होंने अपने लाइफ टाइम में अभी तक कभी भी क्लास में या कभी भी पब्लिक प्लेस में 1 to 1 कन्वर्सेशन, दिस इज अ आर्ट। ये ग्रो आपको मौका मिला है, इसको क्या करना है, ग्रो करना है। तो ये ग्रो, जैसे आप स्टेज में तभी आप बोल पाएंगे, जो हमने बोला वेरी गुड, आप क्लैपिंग क्यों करवाए, इसलिए नहीं कि आपका नाम ये है इसलिए मैंने क्लैपिंग करवा दिया। यू आर नॉट जस्ट लाइक अ मोदी की मोदी आप आए यहाँ और क्लैपिंग हो गया सर। सर इसलिए कि दिस इज अ वेरी बिग आर्ट। आप यहाँ अगर बोल पा रहे हो इसका मतलब आपने स्टेज पे कई बार बोल रखा है, नहीं यहाँ आने से ये गला क्या होता है, सूख जाता है सर, और दिमाग और कान में एक आवाज आता है सी, एंड यू आर अनकॉन्सियस, कौन है मेरे सामने वो दिखता नहीं। बोला जाता है सर स्टेज फियर इज बिगर देन व्हेन समवन गोज टू कमिट सुसाइड। जब एक बंदा सुसाइड भी करने जाता है तो उसको उतना डर नहीं लगता जितना वो, सारी बात समझ में, इसलिए मैं क्लैपिंग करवाता हूँ। क्या कराता हूँ सर? उसको धीरे धीरे ये ग्रो होगा आपके अंदर। कब पहले आपको वहां से बोलना है, फिर वहां से धीरे धीरे बोल के
फिर धीरे धीरे यहाँ पे आना है, जो हमारे ट्रेनिंग सेशन में ये सारी चीजें रहेंगी। फिर यहाँ, क्योंकि मुझे पता है आप सीख तो लोगे, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके नहीं बोलो तो 100% इंटरव्यू में जब आप जिस पर्पज के लिए सीख रहे हो वहां पे आप बोल नहीं। हमारी बात समझ में? तो प्लीज इन सब का फायदा उठाएं, और ये सब चीजें अच्छी लगे, अगर आपका पर्पज फुलफिल्ड हो, मेरा रिक्वेस्ट है कि उसको थोड़ा सा कमेंट करा करें। मुझे आधे घंटे लगते हैं, आपको आधे सेकेंड या 1 सेकेंड या 5 सेकेंड लगता है, प्लीज कमेंट किया करिए उस पर चीजें समझ। अगर कुछ आपको लग रही है कि इसमें कमी भी है तो प्लीज मेंशन करिए वहां पे कि सर साउंड क्वालिटी थोड़ा अच्छा करिए, या जो भी आपको फील होता है, जिससे मैं आपके फीडबैक के बेसिस पे इम्प्रूव कर सकूं। ठीक है? फिर आता है सर ये चैप्टर किसका है? ये टैक्सेशन वाला चैप्टर है सर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट। सर ये चैप्टर आप लास्ट में क्यों कराते हो? क्योंकि कभी कभी मैं ना ये वॉल्यूम पहले करा देता हूँ, तो लोग आना क्या कर देते हैं, उनको लगता है सब तो सीख गए सर, इसलिए इस चैप्टर को लास्ट में सिखाते हैं, राइट, कि आप पूरे चीजों को अच्छे से सीखें। सर क्या है इसमें? फंडामेंटल एंड एडवांटेजेस ऑफ। मैं चाहता तो इसको सर वॉल्यूम 2 के बाद या 3 के बाद सिखा देता और 4, 5, 6 में इसका यूज करवा के आगे की वॉल्यूम बढ़ता, लेकिन मुझे पता है कि ये करने के बाद क्या होता है, लगता है कि अब सब तो सीख गए, राइट। इसमें सर हम लोग जीएसटी के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे? इसका कुछ फंडामेंटल्स और उसके क्या बेनिफिट्स हैं जीएसटी के बारे में डिटेल सीखेंगे। फिर कंपोनेंट जीएसटी के कौन कौन सा कंपोनेंट है, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, यू जीएसटी, ये होता क्या है, कब लगता है, क्या मीनिंग है, कितना फंड सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है, कितना फंड स्टेट गवर्नमेंट। और ये जीएसटी आया तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट इसके अगेंस्ट में क्यों था, क्या इसको लॉस हो गया छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को, वो सारी चर्चा हम लोग इसमें। फिर ऑल अबाउट द जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है वो हम प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे। और एक जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करने में, एंड इट टेक्स हार्डली 10 to 15 मिनट्स इफ यू हैव ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने में कितना लगता है सर? 10 से 15, मान लो फर्स्ट टाइम करो तो आधे घंटे। द मार्केट रेट ऑफ चार्जिंग द जी फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज 5 to 10,000। तो इससे अच्छा काम कोई हो सकता है? आधे घंटे में 5,000 या 10,000 आपकी जेब के अंदर, इससे अच्छा काम हो सकता है? तो लोग 8 घंटे की ड्यूटी देते हैं, एक महीने तो 8 से 10,000 आता है। आपको कितने घंटे में आ जाएगा सर? आधे से 1 घंटे। दिस इज द पावर ऑफ अकाउंटिंग बेटा। अकाउंटिंग नहीं सीखोगे, जीएसटी सीखोगे, हो जाएगा। ओह माय गॉड। और ये ऐसा चीज है अकाउंटिंग ना सर, हर फील्ड में। जैसे हमारे यहाँ कोई डॉक्टर की जरूरत है क्या सर? ना है, ना भगवान करे कभी जरूरत। किसी लॉयर की जरूरत है क्या रेगुलर बेसिस पे सर? लेकिन ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां पे बिना अकाउंटेंट का काम हो जाए। मैंने भी आपको बताया कि लेबर डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर आके सीख रहे हैं सर, क्या जरूरत है सर इतने बड़े पोस्ट पे होके? चलेगा ही नहीं काम। ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं है, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है, चाहे वो होटल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, एनीवेयर, तो बिना अकाउंटिंग काम चलेगा क्या? डॉक्टर के बिना काम चल जाएगा नहीं चल जाएगा? इसलिए इसका स्कोप बहुत बड़ा है सर। इसलिए बोला जाता है कि सर ये एक ऐसा कोर्स है जो कम समय में आप बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा करियर बना सकते हैं। अब वो मुनीब वाला हिसाब किताब नहीं कि कोई कोई बिजनेस में मुनीब को रखा 5-10 हजार सैलरी दे दिया। आप थोड़ा सा होशियार हो गए सर, 1,00,000 1,50,000 रुपए महीना कमाना इजी है सर, इजी है टास्क। मतलब इजी मतलब ऐसा नहीं कि साल 6 महीने में, मतलब इट टेक्स 4 to 5 year एक्सपीरियंस विद योर फुल डेडिकेशन। तो 1,00,000 रुपए महीना इजी। और आपको नौकरी भी नहीं करना है सर, नौकरी 2 से 3 साल, उसके बाद आप सर बहुत से हमारे स्टूडेंट किसके बेसिस काम करते हैं? जॉब के बेसिस, जॉब वर्क, जो जॉब कॉस्टिंग बता रहा था, गए हफ्ते में 1 से 2 दिन गए वहां पे, उनकी अकाउंटिंग, या 10 दिन में गए उनकी अकाउंटिंग मेंटेन कर दिए, छोटे छोटे फर्म है,
कर दिया, और किसी से 10,000 महीना, किसी से 15,000 रुपये महीना, किसी से 8,000 महीना, 8-10 फॉर्म पकड़ लिए। कोई ऐसा नहीं कि 10 बजे पर जाना है तो 10 बजे जाना है सर, वो उनके ऊपर है, बस उनको काम कंप्लीट करना है, चाहे वो 10 बजे जाके कंप्लीट करें, 12 बजे कंप्लीट करें, 4 बजे जाके कंप्लीट। आ रही है सर? बट ऐसा नहीं कि तुरंत, मतलब एज अ फील आंसर जॉब करना है, लेकिन ये चीज तुरंत नहीं होता है सर, इट टेक्स सम एक्सपीरियंस। आफ्टर 2-3-4 ईयर्स के बाद ये आपके अंदर क्या आ जाएगा सर, इतना नॉलेज ग्रो हो जाएगा कि आप इन सब तरीके से काम करके अच्छा करियर बना सकते हो सर, क्योंकि विदाउट अकाउंटिंग सब संभव नहीं है सर। कोई बिजनेस संभव, चाहे कोई भी फील्ड, इसलिए ये बहुत ही डिमांडिंग है। आप कभी न्यूज़पेपर में उठा के देखना, ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन अकाउंटेंट का जॉब नहीं निकलता। क्लासिफिकेशन वाले पेज पे जाइए, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन अकाउंटेंट का जॉब ना निकलता। बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी, लेकिन दुर्भाग्य ये है सर कि अच्छे अकाउंटेंट चाहिए होता है जो मार्केट में अवेलेबल, उसकी वजह से वो जाते तो हैं लेकिन जॉब कर नहीं पाते हैं, या छोड़ देते हैं, या प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। That's it. तो आप अच्छे से करेंगे तो 100% आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस सीखेंगे सर, फिर उसके बाद जब कोई भी फॉर्म जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लेता है तो उसे मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे क्या भरना होता है, रिटर्न। सर मतलब आप डॉक्टर नहीं हो कि बस एक बार आया पेशेंट, दवा लिया, ठीक हो गया, फिर रिलेशन खत्म, फिर जब बीमार होगा तब आएगा। एक बार रजिस्ट्रेशन उसने करा लिया तो हर महीने आपसे क्या भरवाएगा, रिटर्न भरवाएगा। मतलब वो आपके पाइपलाइन में आ गया सर, वो हर महीने आपको दक्षिणा चढ़ाएगा, हर महीने। आ रही है सर? आपने 100 क्लाइंट बना लिया सर, और जीएसटी रिटर्न का नॉर्मली चार्जेस जो होता है वो 1,500 से 2,000 रुपये होता है। और आपको डेली रिटर्न नहीं भरना है सर, महीने में एक बार भरना है सर। मतलब 100 क्लाइंट है, आप महीने के 10 दिन या 5 दिन पहले भी भरना चालू करोगे तो 100 क्लाइंट का बड़े आराम से भर लोगे। तो 1,500 रुपए के हिसाब से कितना हो गया सर, 1,50,000। ये साइड का इनकम है सर, आपका जो रेगुलर 20 दिन जो कमा रहे हो दैट इज। तो ये ऐसा नहीं कि एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया सर, नॉर्मली जिस क्लाइंट का आप रजिस्ट्रेशन करते हो वो क्लाइंट, अगर आपने अच्छी सर्विस दिया है तो क्लाइंट आपसे ही क्या भरवाएगा, रिटर्न। क्या भरवाएगा, रिटर्न। फिर आता है सर रिटर्न हम लोग सीखेंगे कैसे GSTR-1 भरा जाता है, कैसे 3B भरा जाता है, ये रिटर्न के बारे में प्रोसेस सीखेंगे प्रैक्टिकली। उसके बाद सर जर्नल एंट्री जीएसटी की कैसे होती है टैली में, वो सीखेंगे डिटेल में। और ये ऐसे नहीं सर कि एक दो एंट्री करके सीख गए काम हो गया, नो। ओहो सर, ये क्या दिख रहा है पेज नंबर 30। ये क्या दिख रहा है सर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर कितने पेज के बाद आ रहा है सर, अप्रॉक्स 60 पेजेस के बाद आ रहा है, अप्रॉक्स 60 का 70 पेज बोलो। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के जितने भी क्वेश्चन हैं जीएसटी से लेके ट्रांजेक्शन्स हैं सर, रिटर्न का हो गया आपका, उसके बाद आपका जो है डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सारी ट्रांजेक्शन्स इसमें क्या है सर, कवर्ड, जो हम लोग डिटेल में यहाँ पे सीखेंगे सर। फिर जीएसटी का रिपोर्ट, हाउ टू चेक द जीएसटी रिपोर्ट्स इन टैली में। जीएसटी का रिपोर्ट्स कैसे देखना है, आपको चेक कैसे करना है सर। जीएसटी में एक चीज आया है, GSTR-2A एंड 2B फॉर रिकंसिलेशन पर्पज। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की क्या मीनिंग है, वो सीखेंगे सर। फिर क्या सीखेंगे सर, ई वे बिल। सर ई वे बिल क्यों आया, क्या गवर्नमेंट को पड़ी कि वो ई वे बिल सिस्टम जनरेट किया। ई वे बिल जनरेट करने से कैसे गवर्नमेंट अपना टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स की चोरी को रोक रहा है ना, गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ ई वे बिल के माध्यम से, वो सीखेंगे। एंड उसके बाद क्या सीखेंगे, कंपोजिशन स्कीम अंडर जीएसटी। आपको पता है कि नहीं, अभी गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाला है, मेरा बिल मेरा अधिकार। हो सकता है मैं नाम थोड़ा सा गलत बोल रहा हूँ, नॉट रिमेम्बरिंग, बहुत पहले पढ़ा था न्यूज़पेपर एक आर्टिकल, मेरा बिल मेरा अधिकार। अभी ये पायलट मोड में चल रहा है, किस मोड में चल रहा है,
पायलट, मतलब कुछ स्टेट में अभी आप उसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, कुछ स्टेट में चल रहा है। क्या हो रहा है आपको पता है मार्केट में? जब आप मार्केट में कोई भी चीजें सामान खरीदने जाते हो, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस। आप कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, आपसे शॉपकीपर क्या पूछता है कि भैया आपका जीएसटी नंबर बता दो। आप जैसे ही कहते हो मेरा जीएसटी नंबर, वो जीएसटी चार्ज तो करता है लेकिन वो फेक जीएसटी चार्ज करता है, वो उसका दूसरा बिल जनरेट करता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जीएसटी इनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो ये रिटर्न फाइलिंग करेंगे नहीं, गवर्नमेंट तक बात पहुंचेगी नहीं, लेकिन हम इससे जीएसटी का पैसा लेंगे और अपने जेब में रखेंगे। समझना ये क्यों आया? समझ पा रहे हो बात? और जब आपसे पूछता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर, आप नंबर बता देते हो, तब आपको एक्चुअल वाला जीएसटी चार्ज भी करता है, उसका वो रिटर्न भी फाइल करता है, वो एक्चुअल बिल आपको। तो इससे किसको लॉस हो रहा है सर? कस्टमर सर कस्टमर को भी लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को भी लॉस हो रहा है। जो पैसा गवर्नमेंट के पास पहुंचना चाहिए वो शॉपकीपर अपने जेब में रख ले रहा है। तो गवर्नमेंट भी होशियार से बोला कि एक सिस्टम जनरेट करो, मेरा बिल मेरा अधिकार। उसने बोला कि जो लोग बिल ले रहे हैं उस बिल को उस ऐप में अपलोड करेंगे और लकी ड्रॉ में नाम आ गया, मतलब उसने फिक्स कर रखा है कि हर महीने इतने लोग को क्या किया जाएगा, लकी ड्रॉ। अब इससे क्या हो रहा है सर? हमने शॉपकीपर से खरीदा, शॉपकीपर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैंने बोला नहीं, उसने फेक बिल बुला देके जीएसटी का पैसा क्या कर लिया, जेब में रख लिया। और मैं घर आया, अब मुझे लालच है, 10 लाख रुपए तक का पुरस्कार है इसमें, मैंने किस में अपलोड कर दिया, मेरा बिल मेरा अधिकार। उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि वो चेक कर लेगा कि इन्होंने किससे खरीदा है और उसका पैसा हमारे डिपार्टमेंट के अकाउंट में आया कि नहीं। देखा, ओ कस्टमर से ले लिया गया लेकिन हमारे पास पैसा। तो गवर्नमेंट बेवकूफ है, ये 10 लाख का पुरस्कार दे रहे हैं सर, 10 लाख रुपए का पुरस्कार देके 10,000 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में लेगा। अब क्या होगा? अब ये डर के मारे, अब ये कौन पहुंचेगा सर? ये डिपार्टमेंट किसके पास पहुंचेगा? कंपनी के। हाँ, कितने साल से चल रहा है मेरे दोस्त ये, कितने सालों से एक हैवी पेनाल्टी ठोके, उससे पैसा लेगा। इस जितने टाइप के इस टाइप के हैं प्रैक्टिसेस, सबसे क्या करेगा, पैसा लेगा। 100 करोड़ 200 करोड़ जो भी पेनाल्टी आएगा उसमें से 10 लाख रुपए इनको दे देगा। एक तो ये, और दूसरा ये प्रैक्टिसेस धीरे धीरे क्या हो जाएंगे सर, मार्केट में बंद हो जाएंगी डर के, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये ठीक है, इस पास जीएसटी नंबर नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन अगर ये इस ऐप में डाल दिया और वहां पता चल गया, गवर्नमेंट भी खुश, 10 लाख का पुरस्कार, उससे उसकी रेवेन्यू भी हाई हो गई सर, और टैक्स का चोरी भी खत्म हो गया। तो दिस इज अभी हमारे स्टेट में नहीं हुआ है, आप अपलोड करोगे लेकिन उसमें बोलेगा कि दिस स्कीम इज नॉट अप्लीकेबल इन योर छत्तीसगढ़ स्टेट, बट वेरी सून ये सारे स्टेट में क्या हो जाएगा, अप्लीकेबल। अब आप बिल लेके आएंगे तो उसे क्या करेंगे, अपलोड। अब तो आप चाट गुपचुप के यहाँ अभी भी जाएंगे, पंकज चाट कॉर्नर है कहीं जहां जिसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, गुपचुप भी 20 का खाएंगे, नहीं भैया बिल तो चाहिए, ये अपलोड करना है, कहीं 10 लाख में नाम आ गया तो मैं ही नहीं, मेरे 2-4 पीढ़ी तुम्हारे यहाँ क्या खाएंगे, गुपचुप। तो सर ई वे बिल क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है, छोटे मोटे बिजनेसमैन क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं, क्या उसके बेनिफिट है वो सीखेंगे सर। तो जीएसटी पार्ट सीखेंगे सर अप टू चैप्टर 72। उसके बाद क्या सीखेंगे सर? सर हम मिडिल क्लास फैमिली, 10 रुपए भी मिल जाए तो भी सर हम अपलोड करना चालू कर देंगे, 10 लाख रुपए तो जितनी भी सॉफ्टवेयर हैं, जितनी भी कंपनियां हैं, वो क्यों फ्री ट्रायल देते हैं आपको पता है? अगर वो 1 रुपए भी चार्ज कर दिए कि हमारी इस सॉफ्टवेयर की यूज करो, 1 रुपए आपको देना है, 90% लोग क्या करेंगे उसको। लेकिन कोई भी कंपनी फ्री में जहर भी दे दे, इसको टेस्ट करो, फ्री में है, असर कर रहा है कि नहीं? दिस इज अ व्हाट, दिस इज अ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इनकम टैक्स रिटर्न सीखेंगे सर, इनकम टैक्स जीएसटी अलग होता है सर, इनकम टैक्स रिटर्न अलग होता है। गवर्नमेंट क्या है, वो गाना सुना है आप, सुबह से लेकर शाम तक
शाम से लेकर सुबह तक मुझे क्या आहा मुझे टैक्स भरो, मुझे टैक्स। गवर्नमेंट, आपको पता है कि नहीं ये चीज, यस सर। कि सुबह उठने से शाम को, रात को सोने तक आप क्या भरते हो? टैक्स। जाने अनजाने में बहुत टैक्स भरते हो सर। हाँ, नहीं भरते? सुबह से टैक्स भर के आए हो तुम? नहीं? हाँ सर। ब्रश करके आए हो कि नहीं? टूथपेस्ट ब्रश, बस उसमें देखना, उसमें क्या लिखा रहता है। हमारे खरीद के लेके आए थे कि नहीं उसको, कि फ्री में? उसमें लिखा, खरीद के लेके आए होगे ना, उसमें देखना एमआरपी के बगल में क्या लिखा रहेगा, इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। सारी बात समझ। सुबह उठोगे, फेस वॉश करोगे कि नहीं करोगे? फ्रेश होने जाओगे, हाथ हाथ धुलोगे कि बस हैंड वॉश? सर एवरी टाइम एवरी मैन, भिखारी से लेके राजा तक क्या दे रहा है? टैक्स। लेकिन गवर्नमेंट बोलता है हमें इतना प्यार करोगे तो भी हमारा मन नहीं भरेगा, उसके बावजूद तुम्हारे पास कोई इनकम बच गया तो साल के अंत में जब भरपूर प्यार करो, इनकम। मतलब इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारे शरीर में जान रह गया, टैक्स भरने का मतलब इनकम बचा पा रहे हो तो आपको क्या भरना है? रिटर्न। राइट। फिर आता है सर टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत से इनकम पे गवर्नमेंट बोलती है आप साल के अंत में इनकम टैक्स रिटर्न भर के देते हैं, बहुत सी जगह बोलता है कि नहीं, इंस्टेंटली आप क्या करिए उसमें टैक्स। उसने एक लिस्ट बनाया है जिसकी हम लोग चर्चा करेंगे कि उस टाइम आपको क्या करना है, टैक्स काट के देना है। राइट। फिर आता है टीसीएस। टीसीएस मतलब टैक्स कलेक्टेड एट अ सोर्स। ये सर इनकम पे लगता है और ये गुड्स पे लगता है। किस पे लगता है सर? उन्होंने कुछ गुड्स का लिस्ट बोला है, बताया है, उसमें वो क्या कलेक्ट करते हैं सर? उस पर टीसीएस टैक्स कलेक्ट करते हैं। आरी बात सर। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर स्मॉल करिकुलम ऑफ टैली एक्सपर्ट। इतनी छोटी चीज हमें क्या करना है सर? ये 4 से 5 महीने के ड्यूरेशन में सीखना। और आपसे सविनय निवेदन है कि आप 15 to 20 डेज विद्यार्थी के जो 5 लक्ष्य आप लोग के साथ शेयर किया था क्या, उसको क्या करना है, मैं अगेन रिपीट करूंगा, उसको फॉलो करना है। अगर आप 15 से 20 दिन डेली नहीं आए, सीरियसली पढ़ाई नहीं किए, तो सर आगे के दिन आपके अच्छे नहीं बीते। लेकिन 15 से 20 दिन आप पंच लक्षण को फॉलो कर लिए तो उसके बाद एक दो लक्षण छूट भी जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत। ठीक है? हाँ हाँ, तैयारी स्टार्ट करो, कोई दिक्कत ना हो। सर नीचे जाके गॉसिप कर लेंगे वो ठीक, लेकिन पैकिंग हमारा चालू होना चाहिए। ठीक है? तो कल से हम लोग अपनी जर्नी, ये तो बस जस्ट ट्रेलर था मूवी का जो क्या हो गया आज खत्म हो गया। कल से मूवी क्या होगी, स्टार्ट। ट्रेलर कैसा लगा आप लोग प्लीज यूट्यूब में बताइएगा। ठीक है?